लेक्चर में हमने टैक्स रेट्स पढ़े थे। चलो, टैक्स रेट्स जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन टाइप ऑफ पर्सन एंड सम टैक्स रेट्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनकम। अब जो टैक्स रेट पर्सन पे डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, एंड जो टैक्स रेट इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। अब स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में सो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स जो है उसके अंदर सेक्शन नंबर 111A, 112A, 112 एंड 115BB ये सारे सेक्शंस थे वहां पे। अब फ्रेंड्स 111A शॉर्ट टर्म के रिलेटेड है, 112, 112A लॉन्ग टर्म एंड 115BB विनिंग्स। चलो अब याद करो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जिसमें 111A सेक्शन है जिसके अंदर टोटल 3 असेट्स हैं। पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड तीसरा यूनिट्स ऑफ। अगर ये 3 असेट्स आपने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर के वक्त आपने STT पे किया था तो फिर आप लोगों को टैक्स या तो 15 लगेगा या तो 20% लगेगा। 15% कब लगेगा? इफ इट इज ट्रांसफर्ड अप टू 22 जुलाई एंड 23 जुलाई ऑनवर्ड्स 20% टैक्स। अदर असेट्स के ऊपर आप लोगों को लग जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। फिर उसके बाद हमने 112A पढ़ा था, वापस से 3 असेट्स इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपने STT पे किया है इक्विटी शेयर्स पे परचेज एंड ट्रांसफर के वक्त एंड यूनिट्स के ऊपर दोनों के वक्त, तो यूनिट्स के ऊपर परचेज के वक्त किया हो कि ना किया हो, सेल पे होना चाहिए। और अगर आप ये ट्रांसफर कर रहे हो अप टू 31 मार्च 2000 तो एंटायर गेन इज एग्जाम्ड। 1418 ऑनवर्ड्स टैक्सेबल है, वो भी गेन एक्सीडिंग 1,25,000। एंड अगर आपको गेन अप टू 22 जुलाई आया तो 10%, नहीं तो 12.5%। इधर आपको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सेकेंड, रीबेट आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो बाद में बात करते हैं डिडक्शन की। फिर 112 किया था, 112 में ओल्ड 112 जो था उसमें 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20% विथ इंडेक्सेशन और 10% whichever is lower। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में आप ये देखोगे कि हु इज ट्रांसफरिंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। अगर ट्रांसफरर इज NR और फॉरेन कंपनी देन 10% नो इंडेक्सेशन, एंड अदर है तो 20% विथ इंडेक्सेशन। कोई अदर असेट है तो भी 20% विथ इंडेक्सेशन। अगर नए रेट्स की बात करें 23 या उसके बाद तो एक ही रेट है 12.5%। आया याद आप लोगों को? फिर उसके बाद एक नोट पढ़ा था हमने, 4 कंडीशन थी उसमें। पहला, असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट असेट है, इमूवेबल, अक्वायर हुई है बिफोर 23 जुलाई एंड ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, यू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20% विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। याद आया? अब एक कॉमन नोट था, सॉरी उसके बाद हमने पहले 115BB किया था विनिंग्स, जिस पे टैक्स रेट इज, बट विनिंग्स में एक डिसएडवांटेज था कि कोई भी खर्चा आपको माइनस करने, कोई भी लॉस आप सेट ऑफ। अच्छा, अब एक लास्ट जो डिडक्शन वाला पॉइंट था कि 80C से लेके 80U के जो डिडक्शंस है वो माइनस करने नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट कॉमन था कहां कहां पे? 111A, 112A, 112 एंड 115BB। सो आपको विनिंग्स के सामने और सब जहां पे भी स्पेशल रेट लगता है वहां पे क्या एडजस्ट करने नहीं मिलेगा? डिडक्शंस। फिर उसके बाद एक हमने कॉन्सेप्ट किया था अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है
वो आप एडजस्ट कर सकते हो। किसके सामने? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के सामने। विनिंग्स के सामने आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और ये जो बेनिफिट मिलेगा एडजस्ट करने का, वो मिलेगा सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को एंड रेसिडेंट HUF को, दो ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आया याद आपको? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। मैंने आप लोगों को एक सम भी दिया था सॉल्व करने के लिए। किया आप लोगों ने ये सम सॉल्व? चलो, फर्स्ट केस मिस्टर ए, ऑप्शनल स्कीम। अगर उसने ट्रांसफर किया है अप टू 22 जुलाई, क्या आ रहा है आंसर? ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई ऑप्शनल पक्का? डिफॉल्ट स्कीम में ट्रांसफर अप टू 22 जुलाई एंड 23 जुलाई। फिर नेक्स्ट केस मिसेस बी, बोलो फर्स्ट केस में 3120 ऑन और आफ्टर 3120, 22 जुलाई डिफॉल्ट स्कीम 520 और यहां पे 520। नेक्स्ट मिस्टर सी 18720, फिर ऑप्शनल में यहां पे, फिर यहां पे, और लास्ट एंड लास्ट में मिस्टर डी 119, एक जन बोलो 11,960। हाँ, इधर 9 और इधर 9360। बैठा दिमाग में? चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो 112A के ऊपर है। थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं आपको प्रोविजन पहले लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। जिसको जो समझ में आए वो समझ के सॉल्व करना। अब ध्यान से सुनो। अगर मैं ये 3 असेट्स की बात करूं, नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एंड नंबर 3 यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर मैं ये 3 असेट्स की बात करूं, जब हम लोगों ने एसटीटी पे किया था, कब? परचेज एंड ट्रांसफर के वक्त इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। यूनिट्स पे यहां पे होना ही चाहिए ट्रांसफर के वक्त, परचेज के वक्त होगा कि नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने आपको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन किया था कि यूनिट्स हमेशा लिस्टेड ही होती है और उस पर हमेशा एसटीटी का पेमेंट होता ही है। सो एसटीटी का पेमेंट वहां पे होने वाला ही है, सो वो डिस्कशन ही नहीं है, एसटीटी रहेगा। अब अगर यही 3 असेट्स हमने ट्रांसफर किए अप टू 31 मार्च 2018,
31 मार्च 2000 तक हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया ये डेट या इसके पहले, तो कैन से यहां पे हो जाएगा एग्जेम्प्ट। सेक्शन नंबर याद है आपको 1038। और अगर हमने ट्रांसफर किए ऑन और आफ्टर विच डेट, 1 Feb 2018, सॉरी 1 April 2018, तो सेक्शन 112A आ चुका है। और यहां पे जो भी गेन आएगा मोर देन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, या तो 10% या तो 12.5%, वो आपको भी पता है क्या है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो सेक्शन था कौन सा 1038, कब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल था 1038? 31 मार्च 2018, बराबर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना बराबर से सब लोग। समझो विनायक ने 2007-8 में 7-8 में किसने, विनायक ने 10 लाख के कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे। कितने के इक्विटी शेयर्स खरीदे? 10 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीदे। किसने? विनायक ने। कब? 7-8 में। अब जब 7-8 में खरीद रहा है वो 10 लाख के इक्विटी शेयर्स, अगर ये असेट लॉन्ग टर्म होगा, जब आप बेचोगे, यानी से आपने जब खरीदे तो लॉन्ग टर्म सोचा होगा, अगर आपके लॉन्ग टर्म रखोगे तो आपके दिमाग में यही आया होगा ना कि गेन पे तो टैक्स नहीं लगेगा। अरे जो भी गेन आएगा उस पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा? अरे 1038 है ना। अब विनायक ने कुछ 7-8 में शेयर्स खरीदे, कितने के? 10 लाख के। यही टाइम पे सागर ने भी सेम 10 लाख के शेयर्स खरीदे इक्विटी। हम दोनों ने 10-10 लाख के शेयर्स खरीदे। अब समझो कि विनायक ने यही शेयर्स 17-18 में ट्रांसफर कर दिए, तब ये शेयर्स की वैल्यू थी 100 लाख। कितनी थी वैल्यू? 100 लाख वैल्यू थी। विनायक ने 100 लाख में ये शेयर्स को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो विनायक को गेन कितना आया? गेन लाउडर, क्या ये गेन 31 मार्च 18 तक आ चुका है? क्या हो जाएगा विनायक के हाथ में? एग्जैक्ट, नो टैक्स, बराबर। मैंने वो टाइम पे ये शेयर्स नहीं बेचा, मेरे को नहीं बेचना था। मैंने वो शेयर्स 24-25 इस साल में बेचा। मैंने इस साल में मैंने वो शेयर्स बेचा, और समझो मैंने बेचा तब उसकी वैल्यू हो गई थी 150, बढ़ गई और वैल्यू। विनायक ने तो 17-18 में बेचा ना, मैंने कब बेचा? 24-25 में, तो वैल्यू और बढ़ गई थी। कितनी हो गई थी? 150। तो देयर इज गेन ऑफ, कैन आई से 140 लाख। अब जब मैं आज बेच रहा हूं तब तो कैन आई से 112A आ चुका है, क्योंकि 1 अप्रैल 18 के बाद बेचा है। तो 112A के हिसाब से तो मुझे टैक्स लगना चाहिए। और कितना मेरा गेन है? 140 लाख है, उसमें से 1.25 लाख माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस बचा 138.75, उस पर मुझे टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ आइदर 10% और 12%। मतलब अब तुम देखो कि विनायक ने यही 10 लाख के शेयर्स 100 में बेच दिए, 90 लाख का गेन आया, पूरा एग्जाम, क्योंकि उसने 17-18 में बेचा। और मैंने 10 लाख के शेयर्स होल्ड करके रखे, मैंने 24-25 में बेचे, तो मेरे को आ रहा है टैक्स 140 लाख पे। 1.5 माइनस कर, 1.25 माइनस। मैं समझ में आ रहा है? ये तो मेरे साथ यानी से गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? अरे भाई यही शेयर्स अगर मैं 17-18 में बेच देता तो एटलीस्ट मुझे 90 लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगता। 90 लाख पे मुझे टैक्स ही नहीं लगता। ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आप समझो, जब गवर्नमेंट 1038 सेक्शन निकाल रही थी और 112A सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को एक प्रोविजन ऐसे लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा क्या, कि जिन लोगों ने शेयर्स या जिन लोगों ने ये 3 असेट्स खरीद लिए वो टाइम पे जब उनको पता नहीं था कि 1038 निकलने वाला।
मतलब कब खरीदे आपने? डेट बताओ। 1 फेब 2018 पे। ओए 1 फेब पे तो तुम्हें कि नहीं से पता चल गया था कि अब 112A निकलने वाला है, सॉरी 112A आने वाला है, 1038 निकलने वाला है। सो 1 फेब को अगर तुम खड़े हो और तुम इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो कि नहीं से तुम्हें पहले से ही पता है कि ये इक्विटी शेयर्स अगर मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा तो इसमें मुझे टैक्स आएगा। बट अगर मैं 31 जनवरी की बात करूं, 31 जनवरी 2018 है आज के दिन हमें पता नहीं है कि 1038 निकलने वाला है। अरे सुन रहा है तुम लोग? सी मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1038 जो है वो 1 फेब से निकल गया है, निकला 31 मार्च से है। बट तुम्हें समझ में आ रहा है, हमें पता तो चल गया था ना। तो अगर समझो कि आज मैं 20 फरवरी पर खड़ा हूं, आज 20 फेब है 2018 और मैं कोई इक्विटी शेयर्स खरीद रहा हूं, क्या मैं ये सोच सकता हूं कि मैं इसको लॉन्ग टर्म रख के एग्जम्प्ट करूंगा? नहीं, क्योंकि 1038 सेक्शन निकल चुका है, इसकी अनाउंसमेंट आ चुकी। सो अगर किसी पर्सन ने शेयर्स खरीदे या ये 3 असेट्स खरीदे कब? 1 फेब 2018 के पहले खरीदे हैं क्या नहीं से, तब आप लोगों को पता नहीं था क्या कि 1038 निकलने वाला है। और अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो, कब ट्रांसफर कर रहे हो? 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, तभी तो 112A आया ना। तो आपने खरीदे कब है? 1 फेब 2018 के पहले। तब आपने जब खरीदे तब आपको लगा था 1038 जो है उसमें हम एग्जम्पशन ले, 1038 जो है उसमें हम क्या ले लेंगे? एग्जम्पशन। बट जब आप बेच रहे हो तब तो कौन सा सेक्शन आ चुका है? 112A। सो 112A सेक्शन आ चुका है और 1038 सेक्शन निकल चुका है। ये आपको कब पता चला? पता चला है 1 फेब को। एप्लीकेबिलिटी जो है वो कब से आने वाली है? एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से आएगी। सो अगर आपने ये 3 असेट्स कब परचेस किए? अगर आपने ये 3 असेट्स परचेस किए हैं बिफोर 1 फेब 2018 एंड ट्रांसफर कर रहे हो कब? 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, मतलब आपने परचेस किया तब आपको लगा था एग्जम्पशन लोगे, बट जब आप बेच रहे हो तब टैक्स लगा। ऐसे लोगों को कहने से हमें कुछ बेनिफिट देना चाहिए। कैसे बेनिफिट देंगे? सो अब हमें बेनिफिट पढ़ना है, कैसे मिलेगा। पहले तुम्हें यह समझा? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो मैंने 25 फरवरी 2018 25 फेब 2018 को मैंने अगर शेयर्स खरीदे या ये 3 असेट्स खरीदे, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या मेरे केस में मुझे कोई बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने जब खरीदे तब मुझे पहले से ही पता था क्या 1038 निकल जाएगा और 112A आ जाएगा। अरे सुन रहे तुम लोग? तो मैं बात कर रहा हूं कौन से लोगों की? देखो, असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A acquired before 1 Feb 2018 and transferred on or after 1 April 2018। अगर तुमने 31 मार्च 18 तक बेच दिया तो पूरा एग्जम्प्ट ईयर है, फिर तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने 1 फेब के बाद खरीदा, 1 फेब या उसके बाद, तब तो तुम्हें पता ही था क्या कि 112A आने वाला है, तो तुम 1038 सोच के खरीद भी नहीं सकते। हम तो वो बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जिन्होंने ये सोच के खरीदा था कि हम 1038 में एग्जम्पशन ले लेंगे, और अब जब बेच रहे हैं तब टैक्स आ रहा है 112। समझ में आई क्या? हमको क्या नहीं से बेनिफिट इन्हीं लोगों को देना है, हमको बेनिफिट इन लोगों को ही देना है। ये लोग जो ये सोच के ये 3 असेट्स में इन्वेस्ट किया था कि हम 1038 में एग्जम्पशन लेंगे। अब कैसे बेनिफिट दिया जरा वो देखते हैं अपन। समझो आपने 7-8 में कुछ शेयर्स खरीदे जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख, और आपने 24-25 में करंट ईयर में
आपने इसको बेच दिया है सेलिंग प्राइस 150। तो नॉर्मली आपका कैपिटल गेन्स कैसे आना चाहिए आपका एफवीओसी होना चाहिए 150, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होनी चाहिए 10 लाख, कितना बचा 140 लाख, इसमें से 112A का जो एग्जम्पशन है 1 पॉइंट वो माइनस करो, कितना बचा 138 पॉइंट, और इस पे आपको टैक्स आना चाहिए या तो एट द रेट ऑफ, अरे समझा ना, ऐसा होना, बट इसमें असेसी का नुकसान है। असेसी क्या बोल रहा है कि अगर मैं यही शेयर्स बेच देता, कब 17-18 में, 31 मार्च 18 तक मैं अगर यही शेयर्स, तो कहने से जितना मुझे वो टाइम तक गेन आता वो तो सारा एग्जम्प्ट हो जाता। तो आप गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ तो प्रोविजन बनाओ, कुछ तो मेरे को बेनिफिट दो। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या, ध्यान से सुनना, कि असेसी एक काम कर, तू है ना असेट की फेयर मार्केट वैल्यू चेक, क्या चेक कर, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 बोलो जनवरी 2018। कब मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ ना उसके एक दिन पहले का क्या चेक कर, फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर। अब समझो इधर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 80 लाख। एग्जांपल ले रहे हैं अपन से। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर तुम यही शेयर्स अगर 31 जैन को बेच देते तो तुम्हें कितने का गेन आता, गेन कितना था, गेन, और क्या हो जाता वो गेन, पूरा एग्जम्प्ट हो जाता। अब गवर्नमेंट ने बोला एक काम करना, क्या काम कर, तू तेरी एफपीओसी में से 10 लाख माइनस मत कर कॉस्ट, हम तेरे को कॉस्ट कितनी दे रहे हैं 80 लाख, कॉस्ट कितनी दे रहे हैं 80 लाख। मतलब तुम क्या करोगे, 10 लाख के बदले कितना माइनस करोगे, 80 लाख माइनस करो, तो बचा कितना 70 लाख। 70 लाख में से 1.25 लाख हटा दो, कितना बचा 68.75 लाख, और उस पे लगा दो 10 and 12 पॉइंट। अगर तुम्हें डिफरेंट वे में समझाऊं तो इन्होंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू बड़ी थी, यानी तो उसपे हमने टैक्स ही नहीं लिया, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू बढ़ी ना उस पे ही टैक्स लिया। इनडायरेक्टली तुम्हें 1038 का बेनिफिट दिया है रे, ये इनडायरेक्टली बेनिफिट मिला। कैसे बेनिफिट मिला, कॉस्ट को उन्होंने बढ़ा दिया। समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर 31 जैन 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू क्यों, वाई नॉट 31 मार्च 2018? उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़े टाइम में देता हूं आपको, बराबर है, उसका एक्सप्लेनेशन देना बाकी है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। पहले अपन प्रोविजन कंप्लीट करते हैं। तो अब आप 80 लाख को क्या बना सकते हो अपनी, बोलो क्या बना सकते हो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सर ऐसा हुआ अगर कि 7-8 में हमने कुछ शेयर्स खरीदे थे जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख, हमने उसको बेचा, हमारा जो सेलिंग प्राइस था बेचा हमने 24-25 में, और हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो था 150 लाख। कितना था सर? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 अमेंडमेंट के एक दिन पहले सर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ 7 लाख हो, 7 लाख पॉसिबल। अब आप क्या करोगे, पहले तो आप एफटीओसी लिखोगे, कितनी 150। अब तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी माइनस करोगे? हाँ, अब तो कहने से कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख है, हमने खुद ने ही कॉस्ट 10 लाख इनकर की है, तो कहने से हम तो पूरा 10 लाख ही माइनस करेंगे यहां से। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये शेयर्स की वैल्यू 7-8 से लेके 18 तक कहने से बढ़ी नहीं थी,
तो अगर आप वैसे भी 18 में बेच देते तो भी तुम्हें कोई गेन नहीं आने वाला था 1038 में, कहने से लॉस ही था वैसे भी। तो अब तो जो भी अप्रिसिएशन हुआ है कहने से वो 18 के बाद ही हुआ है, तो हम तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं देंगे, और हम अभी 140 लाख पूरा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और इसमें से आप 112A का जो एग्जाम्पशन है कितना 1.25 लाख वो माइनस करो, 138.75 लाख बचा, ये आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस पे तुम्हें टैक्स लग जाएगा या तो एट द रेट ऑफ 12% या तो एट द रेट ऑफ 12.5%। अरे सुना तुमने? तो अपन क्या बना रहे, कॉस्ट क्या बना रहे हैं? आइदर इट इज ओरिजिनल कॉस्ट और इट इज एज ऑन whichever is higher। अभी और भी चीजें डिस्कस करनी बाकी है। सो आइदर यू टेक ओरिजिनल कॉस्ट, आइदर यू टेक और यू टेक एज ऑन विच डेट, whichever is, दोनों में से जो हायर आएगा वो ले लो पहले, दोनों में से जो भी हायर आएगा वो ले लो पहले। इतना समझ में आया सबको? बोलो हाँ के ना। अब ध्यान से सुनना सब लोग, आपके सामने मैं और एक केस बना रहा हूं। 7-8 में आपने शेयर्स खरीदे, समझो उसकी कॉस्ट थी तभी 10 लाख, आपने यही शेयर्स 24-25 में बेचे, समझो आपका सेलिंग प्राइस आया 150 लाख, और जो फेयर मार्केट वैल्यू था एज ऑन 31 जनवरी 2018, समझो ये था 200 लाख। कितना था? हो सकता है ना यार, अरे शेयर्स का प्राइस पहले बढ़ा फिर कम भी तो हो सकता है। तो अब मुझे पहले तो एफवीओसी बताओ क्या लेनी है, एफवीओसी। और अभी अपने को कॉस्ट में कितनी कॉस्ट माइनस करनी चाहिए? हाँ क्या? एक मिनट, अपना फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर में आ क्या रहा है? अब तुम 200 लाख अगर माइनस करेगा कहने से इट विल रिजल्ट इन अ लॉस। ए गवर्नमेंट तुम्हें ना बेनिफिट देना चाहता है, उसके वजह से खुद का नुकसान नहीं करेगा कभी भी। अंडरस्टैंड? ये 200 लाख रुपया आपने कॉस्ट इनकर नहीं की है, इट्स अ नोशनल कॉस्ट इफ यू अंडरस्टैंड। ये गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देना चाहता है कि भाई तू कॉस्ट को 200 लाख ले सकता है, बट वो 200 लाख अगर तूने माइनस किया और 50 लाख का लॉस बुक किया और वो लॉस तू दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ करेगा तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? तेरे को बेनिफिट देने के चक्कर में हमारा नुकसान। तो अब हम कितनी माइनस करेंगे? सिर्फ 150 लाख। समझा? तो आपका कैपिटल गेन्स कितना आ गया? नील। सो इट इज ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। पहले तो वही दिमाग में डालो, ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर इज 200 lakhs। इट्स अ नोशनल कॉस्ट, एंड बिकॉज ऑफ नोशनल कॉस्ट लॉस नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट देने के चक्कर में गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक और एक केस आपके सामने रखता हूं। 7-8 में आपने कुछ शेयर्स खरीदे जिसकी कॉस्ट थी समझो 10 लाख। 24-25 में आपने यही शेयर्स बेचे, उसकी सेलिंग प्राइस आई 6 लाख, और यही शेयर्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी एज ऑन 31 जनवरी 2018 वो थी 8 लाख। कितनी थी? 8 लाख। पहले तो आप एक चीज तो बता दो क्या हो जाएगा एफवीओसी। अब क्वेश्चन आता है अपने को कॉस्ट माइनस करना है। सुनो, पहले कॉस्ट क्या होगी? या तो ओरिजिनल कॉस्ट या तो एज ऑन व्हिचएवर इज हायर। में क्या हायर आ रहा है? 10 लाख हायर आ रहा है। 10 लाख हायर आ रहा है, पूरा माइनस कर दूं 10 लाख? हाँ के ना? आंसर इज हां। क्यों भाई? तुमने ये कॉस्ट एक्चुअली में इनकर किया है, एंड नाउ दिस विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 4 लाख। अरे ऊपर क्यों ऐसा नहीं किया सर? ऊपर 200 क्यों माइनस नहीं किया? वो कॉस्ट तुमने इनकर नहीं किया था, इट्स अ नोशनल कॉस्ट। ये तो तुमने 10 लाख सच में पे किया हुआ है, तो अब तुम उसके वजह से लॉस बुक कर सकते हो।
मैं आपको याद रखने कैसे बोलूंगा? पहले तो फॉर्मूला क्या, आइदर सिलेक्ट और विच एवर इज बराबर है, इतना समझा? अब अगर हायर फेयर मार्केट वैल्यू आया तो उसके वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, सो यू रेस्ट्रिक्ट योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू योर एफवीओसी। एंड अगर तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट हायर आई और उसके वजह से लॉस आया तो चलेगा। अब इसी चीज को मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। लॉजिक सबको क्लियर है? अब मैं इसको 2 स्टेप्स में आपको लिखवा देता हूं। जिसको ये लॉजिक समझा वो लॉजिक से समझो, क्योंकि मुझे यही समझता है। जिसको लॉजिक नहीं समझा, आप कैसे कॉस्ट निकालना, ये 2 स्टेप में आपको कॉस्ट निकालना सिखा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, कंपेयर योर सेलिंग प्राइस विथ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। दोनों में से पहले जो भी लोअर आएगा वो सिलेक्ट करो, मेरे को लिखने दो। और स्टेप नंबर 2 में जो स्टेप नंबर 1 में अमाउंट आया उसको कंपेयर करना विथ ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर। ये तुम्हारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कौन से असेट के लिए ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा? 112A वाले असेट। 112 वाले भी कब? जब तुमने अक्वायर किए हैं बिफोर 1 Feb और ट्रांसफर कर रहे हो ऑन और आफ्टर 1 April, तब भी ये फॉर्मूला आएगा। पहला क्या है फॉर्मूला में? सिलेक्ट सेलिंग प्राइस एंड कंपेयर विथ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, एंड फिर जो लोअर आया उसको कंपेयर करो विथ विच एवर इज। चलो पहले अपन ये टाइम पास करके देखते हैं। चलो क्या करना था? स्टेप नंबर 1, सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, क्या आएगा? 80 lakhs और 10 lakhs विच एवर इज, क्या आएगा? आ गई कॉस्ट 80 lakhs। नेक्स्ट 7 lakhs और 150 lakhs विच एवर इज, क्या आएगा? 7 lakhs और 10 lakhs विच एवर इज हायर, क्या आएगा? आ गया 10 lakhs। 200 lakhs और 150 lakhs विच एवर इज लोअर, 150 lakhs एंड 10 lakhs विच एवर इज हायर, 150 lakhs। ओके, सुन लिया तुमने? ओके, 2 मिनट पहले अपन ये खत्म करते हैं। ओए 8 lakhs और 6 lakhs विच एवर इज, क्या आएगा? 6 lakhs और 10 lakhs विच एवर इज 10 lakhs। समझ रहा है? सी मैं ये स्टेप्स आपको सेक्शन में दिए हुए हैं, बट मैं नहीं इसके थ्रू याद नहीं रखता हूं। मैं ऐसे ही याद रखता हूं, ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। या तो ओरिजिनल कॉस्ट लो या तो फेयर मार्केट वैल्यू लो, दोनों में से जो हायर आया वो सिलेक्ट करो। अब ये हायर आ रहा है तो इसके वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, ये हायर आया और लॉस आया तो चलेगा, खत्म। वैसे याद रखना है, नहीं तो ये स्टेप्स बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब आ रहा है पॉइंट के 31 जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लिया। अब क्या हुआ था, 1 Feb को जब यह अनाउंसमेंट हुआ कि निर्मला सीतारामन जी जो थे वो उन्होंने अनाउंस किया कि अब से 1038 सेक्शन निकल जाएगा और 112A सेक्शन आ जाएगा। आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट में लोगों ने मतलब क्या रिएक्ट किया होगा वो टाइम पे, कि नहीं से सब लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब 1 Feb से लेके 31 मार्च 18 तक, क्या नहीं से लोगों ने सिर्फ शेयर्स बेचे ही होंगे, प्रॉफिट बुक किया होगा और एग्जम्प्ट किया होगा। अब तुम सोचो, तुम बोल रहे हो बेचा होगा, इसका मतलब क्या नहीं से आपका मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गया। सप्लाई अगर ज्यादा हो गया है वो टाइम पे, तो क्या नहीं से आप लोगों का प्राइस क्या नहीं से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे तो मेजॉरिटी शेयर्स की वैल्यू क्या नहीं से कम हो जाएगी। ये तो गवर्नमेंट ने अपने पे एहसान किया है 31 जनवरी का लेके। क्यों? मार्च की बोलते हैं ना तो शायद फेयर मार्केट वैल्यू कम होती है। एक दिन पहले अमेंडमेंट के कहने से वहां पे तो मार्केट में जो करेक्ट मार्केट वैल्यू होगी वही अपने को पता होगी।
अमेंडमेंट आने के बाद कहने से मार्केट में मार्केट वैल्यू गिरना स्टार्ट हो चुकी होगी या शेयर्स की वैल्यू गिरना, दैट इज बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट। सो अगर हम लोग 31 मार्च का लेते ना मार्केट वैल्यू, तो शायद वो मार्केट वैल्यू बहुत कम होती, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसा मत करो, तुम जैन का ले लो। और उसमें भी और एक बेनिफिट दिया कि मार्केट वैल्यू का मतलब क्या, तो मार्केट वैल्यू का मतलब है कि जो शेयर्स का ये दिन पे हाईएस्ट प्राइस टच हुआ रहेगा ना, हाईएस्ट प्राइस, वो फेयर मार्केट वैल्यू लेना। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या करेंगे पता है, वो लोग जानबूझ के 3 प्राइस देंगे, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस एंड एवरेज प्राइस। हाईएस्ट प्राइस समझो आज शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ, तो आज वो शेयर्स हाईएस्ट 1000 रुपए पे पहुंचा, लोवेस्ट वो 900 पे था, एग्जांपल ले रहे, तो एवरेज 950 हो गया। तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू में क्या सिलेक्ट करना है, 900, 950 के 1000 हाईएस्ट प्राइस। ऐसा सोचने का कि गवर्नमेंट ने अपने को बेनिफिट ही बेनिफिट दिया इधर, इसीलिए जनवरी का लेने का अपने को, और इसीलिए उस दिन भी क्या लेने का, हाईएस्ट प्राइस। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर हमारे शेयर्स का वो दिन पे ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, जैन पे ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, समझो कोई बायर सेलर था ही नहीं उस दिन पे, उस दिन पे शेयर्स एक भी जन ने खरीदा भी नहीं और एक भी जन ने बेचा भी नहीं, तो ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसके एक दिन पहले का मार्केट वैल्यू ले लो, मतलब 30 तारीख का ले लो। सर समझो 30 तारीख को संडे था, मार्केट बंद था, तो उसके एक दिन पहले, उस दिन भी मार्केट बंद था, उसके एक दिन पहले। आ रहा है समझ में ओए? सो ये एक प्रोविजन आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई भी चीज अगर नहीं समझी हो तो आप मुझे पूछोगे, मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला बना के भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 1 फेब आज है, मैं आज कोई इक्विटी शेयर्स खरीदूं 10 लाख और उसको कल उठ के 50 लाख में बेचूं, तुम्हें समझ में आता है, उसमें मेरी कॉस्ट 10 की 10 लाख ही होगी, उसमें मुझे ऐसा कोई बेनिफिट मिलेगा? ये बोलो समझा? पक्का? तो ये आपका मेन हेडिंग है, असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, अक्वायर्ड बिफोर 1 फेब एंड ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, ऐसे असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले, तो COA ऑफ असेट अक्वायर्ड, ऐसा रहेगा। चलो अब ये लिख लेंगे, कल आपका टेस्ट नहीं है, कल 2 लेक्चर है आप लोगों को, 9 to 12:30 व्यास सर का लेक्चर, 1 to 4 मेरा लेक्चर। कल अपने को कैपिटल गेन्स खत्म करने का है। अब तुम्हें ये मैंने पहले भी करवाया है, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखना हो तो लिख लो ये पार्ट। हो गया इतना, ये हाईएस्ट प्राइस है।
अब मुझे ये बताओ, जो बोनस शेयर्स होते हैं ना, बोनस शेयर्स आपको कब मिलते हैं? जब आपके पास ओरिजिनल शेयर्स है। तो मुझे बताओ, बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? 0। उसके लिए वैसे भी आपको कुछ पे नहीं करना। बट आप अभी देखोगे ना, तो एक पॉइंट पे बोनस शेयर में अपने को फायदा हो। कैसे फायदा समझना। आपने बोला बोनस शेयर की कॉस्ट इज 0, बराबर है। बोनस शेयर के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, मतलब बेस ईयर है ना अपना, जो बेस ईयर इंडेक्स नंबर का, उसके पहले। अभी अगर कोई भी असेट 1/4/2001 के पहले अगर मिला है तो अपन क्या करते थे, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर करते थे विथ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करते थे? विच एवर इज। थोड़ा सा अगर दिमाग चल रहा हो आपका, कैन आई से योर आंसर इज ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू। क्यों फेयर मार्केट वैल्यू ऑलवेज? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट तो आपकी नील ही है। मतलब ये वाले बोनस शेयर्स के केस में कहने से आपको फायदा हो। क्या फायदा हो गया? आपकी कोई कॉस्ट तो है ही नहीं, बट तो भी आपको कॉस्ट माइनस करने मिल रही है। आपकी कॉस्ट कितनी है? 0, तो भी कहने से आप कॉस्ट माइनस कर पा रहे हो। और अगर आपको बोनस शेयर मिला है रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, तो फिर वैसे बोनस शेयर की कॉस्ट तो नीली हो जाएगी, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये बराबर। तो ये जो छोटा सा नोट है वो किसके ऊपर है? बोनस शेयर्स। अब यहां पे मैंने आपको सिखाया व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर बोनस शेयर। तुम्हें वो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि अगर पहले 1/4/2001 के पहले मिला है तो बोनस शेयर का कॉस्ट वैसे भी 0 ही होता है। तो यू विल ऑलवेज सिलेक्ट व्हाट? फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू। और बोनस अगर बाद में मिला है तो नहीं। अब ये आप लिखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड वो कहां टैक्सेबल होता है? डिविडेंड अदर सोर्स में जाएगा। एंड डिविडेंड पे कोई स्पेशल रेट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल रेट इनकम, नॉर्मल रेट इनकम। अब ये लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने हैं। ये लिख लीजिए पहले। चलो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डिस्कस मत करना आप लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन पे, पहले आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, टैक्स, बराबर। टैक्स कितना आ रहा है वो निकालना है, और टोटल इनकम। करो कैलकुलेशन। आया आंसर? टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके पास में, जिसमें से 100 ओरिजिनल है और 100 बोनस है। तुम्हें यह समझता है जो 100 ओरिजिनल शेयर है वो लॉन्ग टर्म है, और जो बोनस शेयर है वो शॉर्ट टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म 111A में कवर हो जाएगा, हाँ के ना? क्योंकि STT पेड है। और लॉन्ग टर्म 112A में कवर हो जाएगा। अरे सुन रहे तुम लोग? 110 को बेचा है, मतलब 111A में टैक्स रेट 20% लगेगा, एंड 112A में 12.5%। इतनी तो चीजें क्लियर हुई। चलो अब ध्यान दो। पहले तो जो ओरिजिनल शेयर्स है, इधर देखो सब लोग। अभी ओरिजिनल शेयर्स
का FVOC क्या हो जाएगा? 100 इंटू 4 लाख रुपीज हो जाएगा। लेस क्या करोगे? ब्रोकरेज कितना है? 4000। फिर लेस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये वाले शेयर्स वही है जो हमने 7 में खरीदे और अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कॉस्ट करेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख और आपको कैपिटल गेन्स मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 1 लाख। ये ओरिजिनल लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब आ रहा है बोनस। तो बोनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा बोनस शेयर्स पे। बोलो उसका FVOC क्या होगा? 4 लाख। उसका ब्रोकरेज 4 और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो भी आंसर बचा दैट इज 3 लाख। ये आपका क्या हो चुका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया। ये टैक्सेबल है एज पर 111A और ये टैक्सेबल है एज पर 112A। और एक इनकम आपको आ रही है डिविडेंड, जो जाएगी अंडर अदर सोर्सेस। कितनी? 2000। तो आपकी 3 इनकम है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना? 1,96,000। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना? 3,96,000। और एक है डिविडेंड इनकम कितनी? 2000। बराबर। इधर ध्यान दो अभी सब लोग। अब ये 112A को अलग करो, 196, 3,96,000 को अलग करो, दैट इज 111A एंड अदर इनकम्स को अलग करो। कितनी? 2000। अब ये सम अपने बराबर से पढ़ा, कौन पे टैक्स अंडर। आपका जो इधर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख है। 2,98,000 इज योर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। किधर एडजस्ट करोगे? शॉर्ट टर्म के सामने, क्योंकि उधर टैक्स। तो इधर 298 एडजस्ट करो। कितना बच गया? 98,000 और ये बच गया 196। सुनते जाओ, इसमें से 125 माइनस करो, 71,000 और इस पे 12.5 लगाओ और इस पे 20% लगाओ। कितना आ रहा है? 12.5 और इधर। और अब तुम दोनों का टोटल कर लो, फिर माइनस करना क्या? रीबेट। रीबेट सिर्फ इसके सामने ही मिलेगा। तो आपका फाइनल टैक्स 8874% HEC। बराबर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। डाउट? आया समझ में? चलो, है सबका ध्यान अब यहां पे। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, इधर ध्यान देना। इस चीज के ऊपर आप लोगों को MCQ आ सकता है। ये इंडिविजुअल HUF
AOP, BOI एंड AJP, इन सबको जो सरचार्ज लगता है, सरचार्ज, इफ इनकम इज मोर देन 50 lakhs तो 10% लगता है. इफ इनकम इज मोर देन 1 crore तो इफ इनकम इज 2 crores तो, एंड इफ इनकम इज मोर देन 5 crores तो 30. ये अपन ने पढ़ा है पहले. अब है ना, अब आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अंडर सेक्शन 112, एंड ध्यान से सुनना, विनिंग्स नहीं है, विनिंग्स नहीं, एंड डिविडेंड इनकम. कौन सी इनकम? ये 4 इनकम्स जो है ना, ये 4 इनकम्स, ये 4 इनकम्स के ऊपर कभी भी आपको सरचार्ज, कभी भी आपको सरचार्ज जो लगेगा ना, वो मैक्स टू मैक्स 15% ही हो सकता है. मतलब ये 4 इनकम्स पे कभी भी आपको सरचार्ज 25% एंड भरना ही नहीं. ये 4 इनकम्स पे आपको सरचार्ज कभी भी 25 और 37% भरना ही, भरने की जरूरत ही नहीं है. यहां पे मैक्सिमम सरचार्ज ये 4 इनकम्स पे कितना हो सकता है? 15%. अब सबका ध्यान यहां पे, मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पहले आप लोगों को. समझो आपकी ये जो 4 इनकम्स है, 4 इनकम्स एंड आपकी अदर इनकम एंड आपकी टोटल इनकम. समझो ये 4 इनकम्स आपकी 40 लाख है, 40 लाख. कौन सी 4 समझ में आ रहा है ना? ये 4 इनकम है. और ये अदर इनकम्स आपकी 40 लाख है. तो सब मिला के इनकम कितनी हुई? थोड़ा है ना अपना दिमाग चलाओ. जब तक आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के अंदर है ना, तो वैसे भी सरचार्ज का रेट 25 और 37 तो है ही नहीं. तो आपको ये 4 इनकम्स पे जो भी बेसिक टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कितना लगेगा? 10%. एंड अदर इनकम्स पे भी कितना लगेगा? 10%. 4 इनकम्स पे बेसिक टैक्स, 40 लाख इनकम है, उस पे बेसिक टैक्स निकालना पड़ेगा. और फिर जो आंसर आया उस पे 10%. मतलब क्यों 10%? अरे भाई इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो अपने को वैसे भी 10% ही आने वाला. ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कब होगा? ये वाला जब आपकी इनकम पहले तो 2 करोड़ के ऊपर जाए, तभी तो सोचने की बात है ना. 25% तभी तो लगता है. समझो ये इनकम आपकी 60 लाख है, 4 इनकम, और ये इनकम 80 लाख है, अदर इनकम. टोटल कितनी हो गई? 140. अब आपकी इनकम 1 करोड़ से, लेकिन 2 करोड़ से, तो वैसे भी सरचार्ज का रेट क्या है? तो एंटायर इनकम इस पे बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो और 15% ही लग जाएगा. 15 अलग अलग कर रहा हूं. ये 4 इनकम्स की बात है यहां पे, और ये अदर इनकम्स. बराबर? अब सुनना, अब बराबर से देखो. समझो तुम्हारा ये 4 इनकम्स है ना, 4 इनकम्स, ये 180 लाख है. कितनी है? और ये 60 लाख है. अदर इनकम 60 है और वो 180 है. अब तुम समझो तुम्हारी टोटल इनकम हो गई 240.
कैन आई से यू आर इनटू 25% सरचार्ज ब्रैकेट। बट अब तुम समझो तुम्हें 25% में लेके कौन जा रहा है, समझना। ये इनकम ये इनकम इस इनकम में ऐड करो, इस इनकम में, और अगर आप 25% के ब्रैकेट में जा रहे हो तो तुम समझो तुम्हें ये इनकम 25% के ब्रैकेट में लेके जा रहे हो। तो अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारी ये इनकम कौन सी, अदर इनकम, अगर तुम्हारी कौन सी इनकम, अदर इनकम, वो 2 करोड़ के ऊपर नहीं है ना, ये अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, तुम्हारा ये इनकम ऐड किया 4 इनकम और 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो भी है ना आपको सब पे 15% और 15% ही सरचार्ज लगा। मतलब अगर ये वाली इनकम इसमें ऐड करे और तुम्हारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है तो फिर सब पे कितना लगेगा, 15। मतलब ये इनकम अगर तुम्हारी ऐड करने के बाद 2 करोड़ के ऊपर जा रही है ना इनकम, तो सब पे 15-15 लगा, क्योंकि तुम्हें 25% के टैक्स ब्रैकेट में लेके कौन जा रहा है, कहने से। अच्छा रुक जाओ, समझते जाना। अगर ये 60 लाख है और ये 480 लाख है, यानी से टोटल इनकम तुम्हारी हो गई 540 लाख। अब तुम्हें 5 करोड़ के ब्रैकेट में लेके कौन गया, कहने से ये 4 इनकम्स। अगर ये 4 इनकम्स को हटा दे तो कहने से आप 37 में नहीं जाते हो, ये 4 इनकम्स के वजह से 37 में जा रहे हो। बट ये 4 इनकम्स पे तो हम आपको सिर्फ, तो यहां पे भी 15 आ जाएगा और यहां पे भी 15। अब क्वेश्चन आता है सर, अगर हमारी ये अदर इनकम्स जो है, अदर इनकम्स वही समझो 250 लाख है और ये है 100 लाख, टोटल हो गई 350 लाख। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारी ये 4 इनकम्स को छोड़ दो, वैसे ही तुम पहले से ही 25% सरचार्ज ब्रैकेट। तो अब क्या करना तुम लोग, अब तुम ये 4 इनकम्स पे टैक्स कैलकुलेट करके उस पे 15 लगाओ और इस पे 25 लगाओ। अब बैठा दिमाग में सबके। अच्छा समझो ये तुम्हारा पहले से ही 550 और ये 200 लाख है, 750 लाख इनकम हो गई, यानी से तुम्हारी अदर इनकम ही पहले से 5 करोड़ के ऊपर है, तो वैसे भी तुम्हें 37 लगना चाहिए। तो अदर इनकम्स पे टैक्स कैलकुलेट करो और 37% सरचार्ज, और ये 200 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करके 15% सरचार्ज। समझ रहा है? तुम्हें फोकस किस पे करना है, अदर इनकम्स पे। तुम्हारी अदर इनकम्स चेक करते जाओ। अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से ज्यादा है ना, तो उस पर 25-37 आएगा। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से ज्यादा है और इसके वजह से ज्यादा है, 4 इनकम्स के वजह से, तो 15-15 ही आने वाला है। अब इसमें ना एक मस्त तुम्हें एग्जांपल देता हूं कैसे कैलकुलेशन करना है। समझो कि असेसी इज मिस्टर ए, जार ऑप्शनल, एंड उसका एज जो है वो है 50 इयर्स। कितना एज? इसको आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, कितना? 3 करोड़ का। फिर इसको आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1, गोल्ड बेचा है समझो, 4 करोड़। फिर आ रहा है इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, कितना? 2 करोड़। प्लस आपको आ रही है डिविडेंड इनकम, 2 करोड़। एंड उसके बाद आपकी जो इनकम्स है, अदर इनकम, वो है समझ लो 6 करोड़। पहले तो अभी सोच लो, पहले तो सरचार्ज का रेट क्या होना चाहिए वो सोचते हैं। अदर इनकम कितनी है? 6 करोड़। तो अदर इनकम्स पे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? बेसिक टैक्स और फिर
कितना, और ऊपर जो 4 इनकम्स दी है उस पे बेसिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उस पे सरचार्ज कितना, लाउडर 15%। सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? बट एक प्रॉब्लम आने वाली है। अब अपने सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी। अपने को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डिविडेंड पे टैक्स निकालना है और उस पे 15% सरचार्ज लगाना है। अदर इनकम्स पे टैक्स निकाल के 37% सरचार्ज लगाना। बट एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम? क्या आप लोग ये 3 करोड़ पे कितना टैक्स आएगा क्या आपको पता है पहले से? यस। कैसे? उस पे स्पेसिफिक रेट है 112A के ऊपर। क्या रेट है? 12.5%। मैंने आपको क्लास में बोला था कि अगर मैं कुछ भी ना दूं तो तुम्हें समझने का 23 जुलाई के बाद। इस पे कितना टैक्स आएगा? इस पे क्या हमें पता है? यस। कितना? 12.5%। अरे 112 है, 12.5 न्यू रेट। इस पे कितना रेट आएगा टैक्स? बेसिक टैक्स। क्या हमें पता है? पता है। क्यों? स्पेसिफिक रेट है। क्या? 20%। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। इस पे और इस पे क्या लगने वाला है? स्लैब रेट लगेगा। तो हमें ये नहीं पता है क्या कि डिविडेंड के ऊपर बेसिक टैक्स कितना, क्योंकि डिविडेंड पे कोई स्पेशल रेट थोड़ी है। डिविडेंड पे तो क्या लगता है? नॉर्मल रेट। तो अगर मैं 112A का टैक्स निकालने जाऊं, 112A निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। अगर मैं 112 का टैक्स निकालने जाऊं, क्या निकाल सकता हूं? अगेन आंसर इज यस। अगर मैं 111A का टैक्स निकालने जाऊं, क्या मैं निकाल सकता हूं? अगेन आंसर इज यस। मुझे प्रॉब्लम कहां पे आएगी? तो प्रॉब्लम आएगी इन केस ऑफ डिविडेंड। तुम समझ पा रहे हो? पहले डिविडेंड पे कोई स्पेशल रेट नहीं लगता। क्या लगता है डिविडेंड पे? नॉर्मल रेट। तो अगर डिविडेंड के ऊपर नॉर्मल रेट लग रहा है तो फिर डिविडेंड के ऊपर हम टैक्स कैसे निकालेंगे? सो वो अपना एक क्वेश्चन आ रहा है। पहले तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूं। चलो ठीक है। अभी पहले तो बताओ टोटल इनकम कितनी है आपकी? तो 3 + 4 7 + 9, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17 lakhs। तो आपकी इनकम है 17 करोड़। सॉरी 17 lakhs नहीं, 17 करोड़। 17 करोड़ आपकी इनकम है। चलो इसमें से पहले तो क्या हटा दोगे? 112A कितनी है? 112A 3 करोड़। क्या ये 3 करोड़ पे तुम टैक्स निकाल सकते हो? एक गलती मत करना। क्या? 1,25,000 माइनस करना है। ओए, तो इसमें आप 1,25,000 माइनस कर दोगे, जो भी आंसर बचेगा उस पे 12.5 कर लोगे वो कैलकुलेशन। वो 12.5 क्या है? बेसिक टैक्स है। क्या है बोलो? 12.5% क्या है? फिर इसमें से क्या अलग करोगे? 112 अलग करो। कितना है? 4 करोड़। क्या ये 4 करोड़ पे तुम टैक्स निकाल सकते हो? कितना है? कितना परसेंट लगाओगे? वो 12.5 क्या है? बेसिक टैक्स। फिर क्या आएगा? 111A कितना था? 111A 2 करोड़। ये 2 करोड़ पे टैक्स कितना लगाओगे? वो क्या है? बेसिक टैक्स। और अब सुनो बराबर से, अब आपकी आएगी अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में कहीं से अपने को लेना पड़ेगा 8 करोड़। क्यों 8 करोड़ लेना पड़ेगा? अरे क्योंकि डिविडेंड पे कोई स्पेशल रेट लगता। अच्छा, अब ये 8 करोड़ पे कैसे टैक्स निकालो? परफेक्ट स्लैब रेट। कौन सा स्लैब रेट लगेगा इसको? आप कौन सा? ऑप्शनल में कौन सा? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख 50? 2 लाख 50।
तो इधर तुम्हारा स्लैब रेट के हिसाब से बेसिक टैक्स आएगा, इधर तुम्हारा डायरेक्ट बेसिक टैक्स आ जाएगा कितना 20, इधर 12.5 और इधर भूलने का नहीं 1,25,000 माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उस पे तो 112A का टैक्स निकल गया, 112 का निकल गया, 111A का निकल गया। अब बचा क्या है 8 करोड़, बट 8 करोड़ में 2 करोड़ डिविडेंड है और 6 करोड़ अपने को कहने से डिविडेंड के ऊपर बेसिक टैक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पे सरचार्ज अलग रेट पे लगता है। अच्छा 112A पे सरचार्ज कितना लगाओगे पहले पे, 112 पे कितना लगाओगे, 111A पे कितना, और ये 8 करोड़ जो इनकम आई उसमें से 2 करोड़ डिविडेंड है, 6 करोड़ अदर इनकम है, तो 2 करोड़ के ऊपर बेसिक टैक्स निकाल के उस पे 15 लगाना चाहिए, 6 करोड़ के ऊपर बेसिक टैक्स निकाल पे उस पे। तो अब क्या करने का यहां पे, अब क्या करने का, अब बेसिक टैक्स तो निकाल सकते हो ना 8 करोड़ पे, 8 करोड़ पे बेसिक टैक्स निकाल लोगे। अब आप काम करना इसको है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, डिविडेंड के ऊपर बेसिक टैक्स कितना और अदर इनकम पे कितना। क्या करोगे, बहुत सिंपल, टोटल बेसिक टैक्स मिला होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ डिवाइड बाय 8 करोड़, और इधर जो बेसिक टैक्स आया होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करोड़ डिवाइड बाय 8। अरे बोलो समझा? और फिर इधर 15%, 15%, 15%, 15% और 37%, और लास्ट में क्या आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से। क्लियर? तो डिविडेंड पे अपने को लगाने का क्या है, स्लैब रेट ही लगाना है, और डिविडेंड के ऊपर टैक्स कितना वो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रपोर्शनेट। यार आपको बोलो वीडियो ऑन करने के लिए, वो वीडियो ऑफ रखता है। हाँ हाँ, लड़की हो के लड़का हो कोई भी हो, हाँ? वो वीडियो ऑफ रखती है, फिर मैं क्या करेगा, तुम लोग वीडियो ऑफ रखेगा और मेरे को बोलेगा रखो मीटिंग में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो यहां पे ध्यान। सो तुम क्या करना, 8 करोड़ जो अपनी इनकम है उसके अंदर डिविडेंड इनकम भी है, तो डिविडेंड के ऊपर क्या निकालने का, बेसिक टैक्स। बट वो कैसे निकालना है, उस पर तो कोई अपना स्पेशल रेट नहीं है, तो आप डिविडेंड पे नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालो, और जो प्रपोर्शनेट टैक्स आता है वो डिविडेंड को अलोकेट करो। समझा कि नहीं समझा? अभी भी अभी देखते, ये तुमने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है तो भी तुम्हारा टोटल आंसर तो गलत ही आने वाला है। तो अभी तुम्हें सिर्फ टोटलिंग करना है, पहले ये लिखेंगे, फिर ये सम में मुझे फाइनल आंसर बताओगे HEC ऐड करने के बाद। ये देखो अभी वापस उसने वीडियो ऑफ कर दिया, क्या करने का ऐसा, निकाल दिया। चार्ज लगेगा कि नहीं, वो टोटल इनकम देखनी रहती है। ये तो 4 इनकम्स मैंने सिर्फ अलग की है, बट आपको टोटल इनकम पे ही सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी देखना है। तो टोटल इनकम अगर 1 करोड़ के ऊपर गया, फिर भले ही दोनों मिला के गया हो, तो सरचार्ज 15 तो हो ही गया। अब इसका लिखो आंसर।
एक आंसर आ चुका है 4,77,96,288 बराबर है। और एक जन ने कंफर्म भी किया है, 2 जन का आंसर आया, सेम आंसर, क्या बात है, 3 जन का मेजॉरिटी का ये आंसर आया तो राइट है बस। यस अब फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को करना है वो है स्लम सेल, सेक्शन नंबर 50B। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो सेक्शन नंबर क्या है बोलो, 50B। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा ये सेक्शन का बैकग्राउंड दे देता हूं, क्या हुआ था समझो। पहले तो स्लम सेल का मतलब क्या, अभी लिखना बंद करो, यहां पे ही ध्यान देना। समझो आपकी एक कंपनी है एंड ये कंपनी का समझो बैलेंस शीट है। अब ये कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स है, समझो A, B एंड C। ये लायबिलिटीज है और यहां पे आपके असेट्स आ जाएंगे, बराबर। अब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी इतना, ये 3 डिपार्टमेंट रन कर रहा है, A, B एंड C। अब ये कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम डिपार्टमेंट C जो है उसको किसी और को ही बेच दें ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब वो पर्सन अब ये डिपार्टमेंट चलाए, इतना प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है नहीं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है लेकिन ज्यादा रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं वहां पे। इससे अच्छा अपन सिर्फ 2 डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं, कौन से, A एंड B। तुम समझो तुम क्या करना चाहते हो, तुम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा यूनिट, पूरा का पूरा डिवीजन या अंडरटेकिंग किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब ये समझो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं इसको बोल रहा हूं ये तू डिपार्टमेंट लेके जा, इसके सारे असेट्स भी तेरे, इसकी सारी लायबिलिटीज भी तेरी, तू चला। अंडरस्टैंड, मैं ये डिपार्टमेंट बंद नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक असेट बेचो और एक लायबिलिटी को सेटल करो। मैंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही किसी को ट्रांसफर कर दिया है ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, और सामने वाले को बोल रहा हूं ये डिपार्टमेंट के सारे असेट्स भी तेरे और ये डिपार्टमेंट की सारी लायबिलिटीज भी तेरी, तू मुझे बदले में एक अमाउंट दे दे, खत्म, फिर तू ये चला डिपार्टमेंट। सो व्हेनेवर एनी यूनिट, डिवीजन, undertaking or department of an organization is transferred on going concern basis for lump sum consideration, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे स्लम से। क्या बोलेंगे हम उसको, स्लम से। जब भी कोई यूनिट, डिवीजन या डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग of organization is transferred on going concern basis। गोइंग कंसर्न बेसिस पे आप कोई डिपार्टमेंट, यूनिट ट्रांसफर कर देते हो किसी और को, और आप बदले में उससे लमसम कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, लमसम अमाउंट आप सामने वाले से ले रहे हो। यहां पे एक असेट, एक लायबिलिटीज की वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का एक प्राइस फिक्स होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्लम से। अब मैं डिपार्टमेंट बी और सी को तो बी और ए को तो साइड में ही रख रहा हूं क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट अपने पास ही है। डिपार्टमेंट सी ट्रांसफर हुआ है।
मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। आप ऐसा समझो कि ये आपका डिपार्टमेंट है, आपने ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, ऐसा समझना आप, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट के असेट्स में समझो लैंड आ रहा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक इन ट्रेड है, ये सब ऐसा असेट्स में दिया हुआ है। लायबिलिटीज में यहां पे क्रेडिटर्स है, लोन्स है, बिल्स पेबल है, फिर इधर शेयर कैपिटल है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, आप ऐसा समझना ये आपका डिपार्टमेंट है, तो चीजें अपने लिए बहुत इजी हो जाएगी। समझो आपके सब मिला के असेट्स 10 करोड़ के हैं, ये बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड लोन सब मिला के 4 करोड़, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला के 6 करोड़। अब आपने ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही किसी को ट्रांसफर कर दिया है ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। अब सामने वाले ने समझो आपको 8 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? लाउडर। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूं। पास्ट में क्या होता था, ये 8 करोड़ रुपया जो आपको आया वो अपन डिवाइड करते थे, लैंड के लिए कितना, बिल्डिंग के लिए कितना, फर्नीचर के लिए कितना, स्टॉक इन ट्रेड के लिए कितना। अब ये पैसा हर एक असेट के लिए डिवाइड होता था, और जो पैसा अपने को कैपिटल असेट्स के लिए मिला है वो टैक्स होता था अंडर कैपिटल गेन्स, और जो पैसा अपने को स्टॉक इन ट्रेड के लिए मिला है वो टैक्स होता था अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट ना। तो आपको पैसा डिवाइड करना पड़ता था। 8 करोड़ आया, डिवाइड करो कितना कौन से असेट के लिए मिला। जो बिजनेस असेट्स है उस पे टैक्स बिजनेस में, और जो कैपिटल असेट्स है उस पे टैक्स कैपिटल। बट फिर गवर्नमेंट ने देखा कि यह 8 करोड़ को जो डिवाइड करना है ना असेट्स के बीच में, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो क्यों ना हम एक काम करें, आपने जब यूनिट बेचा, ये छोड़ो कौन से असेट गए, ये सब चाहे वो कैपिटल असेट गए हो ना हो, जैसे स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं है, हम आपको एक ही हेड में टैक्स लगा देंगे। कहां पे? कैपिटल गेन्स। और इस तरह से आया सेक्शन नंबर 50B। 50B लाने का रीजन ही ये था कि जब तक 50B सेक्शन नहीं था, लोग क्या करते थे, इन केस ऑफ स्लम सेल डिवाइड करते थे पैसा कि कितना पैसा कौन से असेट के लिए मिला। कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता था अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता था अंडर कैपिटल। गवर्नमेंट ने बोला ये सब डिवाइड करना इज डिफिकल्ट, एक काम करो सबको टैक्स एक ही जगह करो। कहां पे? कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स में अगर अपने को टैक्स करना है तो अपने को कुछ चीजों के आंसर चाहिए। नंबर 1 FVOC, नंबर 2 होल्डिंग पीरियड, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस वही सारी चीजें हमें 50B के अंदर पढ़नी है। चलो अब मैं आपसे ही पूछता जाता हूं, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताओ ना, अगर ये आपका डिपार्टमेंट है, ये समझो आपका कंपनी है, ये आपका कंपनी है ऐसा समझो, ये आपका डिपार्टमेंट है, आपके ये असेट्स है, आपकी ये लायबिलिटीज है, आप किसी के साथ टेबल पे डील करने के लिए बैठे हो ये डिपार्टमेंट को लेके, आप उसको ये डिपार्टमेंट बेचना चाहते हो। थोड़ा सा सोचो, मिनिमम आपके दिमाग में मिनिमम क्या प्राइस होगी कि इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। मिनिमम सोच के बताना। आप उसको असेट्स भी देने वाले हो, आप उसको लायबिलिटीज भी देने वाले हो, मिनिमम आप कितना उससे मांगोगे? मिनिमम कितना मांगोगे? 6 करोड़ तो मांगोगे ही ना। ये 6 करोड़ और कुछ नहीं है कि नहीं से ये तुम्हारा पैसा लगा हुआ है। ये शेयर कैपिटल किसका पैसा है? आपका। रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा है? आपका। तो आपका पैसा ये डिपार्टमेंट में कितना लगा है? 6 करोड़। तो आप जब डील करने बैठोगे तो सामने वाले से मिनिमम कितना मांगोगे? भाई तू 6 करोड़ तो दे मुझे। जब तुम डील करने बैठोगे तब तुम ऐसा नहीं बोलोगे 6, तुम स्टार्ट ही करोगे कि 9 करोड़ दे, 8 करोड़ दे। अरे भाई आप हमेशा ज्यादा में बेचने का कोशिश करोगे। अरे नहीं समझा क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप बेचने के लिए जब जाओगे तब आप 6 करोड़ तो आपको चाहिए ही।
6 करोड़ से कहने से आप ज्यादा ही मांगोगे। अब समझो सामने वाले ने आपको 9 करोड़ दिए, फायदा हुआ कि नुकसान? कितने का? लाउडर, 3 करोड़ का फायदा। और समझो सामने वाले ने 5 करोड़ में डील कर ली, तो फायदा के नुकसान? कितने का? अब आपने ये 1 करोड़ फायदा नुकसान और 3 करोड़ फायदा कैसे निकाला? 9 करोड़ रुपया अगर उसने दिया तो आपने क्या किया? 9 करोड़ में आपने कैसे फायदा निकाला 3 करोड़ का? तो 9 माइनस कहने से 3 करोड़ का फायदा हो गया। और अगर मैं बोलूं नुकसान है 1 करोड़ का, तो आपने क्या किया? 5 करोड़ मिला, 6 करोड़ माइनस किया, 1 करोड़ लॉस आ गया आपका। तो ये आपने क्या किया पता है? जो सामने वाले से पैसा आया, दैट इज योर एफवीओसी, 6 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड बैलेंस आपका आ गया कैपिटल गेन्स। आपको कोई पूछे ना, आपको कोई पूछे व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इन दिस डिपार्टमेंट, 6 करोड़, व्हाट इज 6 करोड़? कैन आई से इट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड व्हाट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस? कैन आई से नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? 6 करोड़ क्या है? 6 करोड़ को नेट वर्थ ही बोलेंगे ना हम लोग, तो 6 करोड़ आपकी नेट वर्थ है। तो अब ध्यान से सुनो कैसे इसका प्रोविजन स्टार्ट होता है। तो पहला अपने को चाहिए एफवीओसी। बोलो क्या होना चाहिए एफवीओसी? अगर आपने 9 करोड़ में डिपार्टमेंट बेचा तो 9 करोड़, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं जो भी आपको लमसम कंसिडरेशन रिसीव्ड इस कहने से योर एफवीओसी। हाँ या ना बोलो, आया समझ में? सो एफवीओसी क्या हो जाएगा? जो लमसम अमाउंट मिलेगा, ये डिपार्टमेंट जब आपके हाथ से जाएगा, बदले में जो अमाउंट मिला, दैट इज योर एफवीओसी। नेक्स्ट पॉइंट, होल्डिंग पीरियड क्या लेना है? होल्डिंग पीरियड, तो होल्डिंग पीरियड होगा स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ यूनिट और डिपार्टमेंट अप टू डेट ऑफ स्लम सेल। यस और नो? अब तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि अप टू 22 जुलाई होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, एंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 मंथ्स, क्योंकि ये कहां फॉलो हो जाएगा? अदर असेट्स। होल्डिंग पीरियड में अदर असेट्स में फॉलो हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर एफवीओसी पता चल गया, होल्डिंग पीरियड पता चल गया, अब क्या पता चलना बाकी है? कॉस्ट ऑफ, क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैन आई से नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज नेट वर्थ? नेट वर्थ का मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस, बस अब ध्यान से सुनो, आपको है ना, आपको नेट वर्थ है ना, नेट वर्थ का ही कैलकुलेशन समझना है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली नेट वर्थ मत निकालो, मतलब आप डायरेक्टली ये मत बोलो 6 करोड़ नेट वर्थ है। आपको नेट वर्थ निकालते वक्त असेट्स माइनस लायबिलिटीज अप्रोच फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? असेट साइड से एक एक असेट उठाना पड़ेगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ऐसा एक एक असेट उठाने का, और उसमें से फिर एक एक लायबिलिटी माइनस करना है। अब तुम जब असेट्स उठाओगे, असेट्स, तो जब तुम असेट उठाओगे तो उसमें से जो भी आपके डेप्रीशिएबल असेट होंगे, कौन से असेट? मेरे एग्जांपल में डेप्रीशिएबल असेट में कहने से बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा। तो डेप्रीशिएबल असेट जितने भी होंगे उन सब की आपको WDV लेनी है। WDV मतलब उस सब की क्या निकाल लो? WDV निकाल लो। किसकी? उसके बाद ऐसे असेट्स जिसका आपने 35AD सेक्शन में डिडक्शन ले लिया है। 35AD क्या था?
और अगर आप कोई असेट खरीदते हो फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, कैन आई से एंटायर कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो 35 एडी में फुल कॉस्ट आप पीएल में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो 35 एडी में अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया है या फिर इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सुना है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल? अगर ये दो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो स्लम सेल में, तो इन दोनों की वैल्यू नील ले। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो अपने आप समझ में आएगा। एंड इसके अलावा जितने भी आपके अदर असेट्स बच गए, तो वो अदर असेट्स को लेना एट बुक वैल्यू, और लायबिलिटीज माइनस करना एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लायबिलिटीज माइनस कर देना। आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपको करना है असेट्स माइनस लायबिलिटी अप्रोच के अंदर। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर रहे हो ना, यू इग्नोर इंडेक्सेशन। अब जब मैं ये लिख रहा हूं इग्नोर इंडेक्सेशन, इसका मतलब क्या है? 22 जुलाई तक भी ट्रांसफर किया तो भी इग्नोर इंडेक्सेशन, 23 जुलाई के बाद तो वैसे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता। स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं है। एंड सेकेंडली, आप जब असेट्स की वैल्यू लोगे ना, असेट्स की, इग्नोर रिवैल्यूएशन ऑल्सो। क्या इग्नोर करो? सुनते जाना, अभी मैं मस्त पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपका ये एफवीओसी है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मिल गया आपको कैपिटल गेन। अगर आपको टैक्स बचाना है तो दो वेज है टैक्स बचाने। पहला वे क्या है टैक्स बचाने का? कॉस्ट बढ़ा दो, बराबर ना। और अगर आपको दूसरा वे बताऊं तो क्या है? एफईओसी कम कर दो। अरे टैक्स बचाने के दो तरीके हैं, पहला कॉस्ट बढ़ा दो, दूसरा एफईओसी कम कर दो। दो ही तो तरीके हैं टैक्स बचाने के, पहला कॉस्ट बढ़ा दो और दूसरा एफईओसी को कम करो। अब लोग क्या करते थे पता है? लोग कॉस्ट बढ़ाते थे। कैसे कॉस्ट बढ़ाते थे? पर ये लैंड समझो आप लोगों ने 2 करोड़ में खरीदी, अब इसको लोग क्या करते थे? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। कैसे? चलो इसको रिवैल्यू कर दो 4 करोड़ पे, इधर लिख दो 4 करोड़, और रिवैल्यूएशन रिजर्व चला गया तुम्हारा कहां पे? रिजर्व एंड सरप्लस में, इधर 2 करोड़ रुपया ऐड हो गया। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारा नेट वर्थ बढ़ गया, नेटवर्थ बढ़ा, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गया। अरे यार तुम्हारा ये नेटवर्थ बढ़ा ना। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब तुम असेट्स लोगे ना, असेट्स, तो समझो अभी लैंड है, लैंड कहां पे है? अदर असेट में फॉल हो जाएगी यहां पे। तो बुक वैल्यू जो लेनी है ना, तो बुक में तो वैल्यू 4 करोड़ है क्योंकि हमने रीवैल्यू किया है, बट तुम रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना, मतलब तुम्हें वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 2 करोड़। अरे समझा? तो लोग चोरी कैसे करते हैं? यहां पे सारे असेट्स को क्या कर देते थे? रीवैल्यू, अपवर्ड रीवैल्यू कर दिया, तो एक इफेक्ट असेट साइड पे गया और एक इफेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में गया। तो आप अपनी नेट वर्थ क्या कर रहे? और नेटवर्थ बढ़ी मतलब कॉस्ट बढ़ा, मतलब कम हो गया, टैक्स कम। तो इसीलिए ये प्रोविजन बनाया, इग्नोर रिवैल्यूएशन। सुन रहा है? अब ये तो पॉइंट खत्म हो चुका है। तो अब तुम कॉस्ट बढ़ा के तो चोरी नहीं कर सकते। तो लोगों ने और एक तरीका निकाला चोरी करने का। क्या? आप डिपार्टमेंट बेच रहे हो, कितने में बेच रहे थे? मेरे एग्जांपल में 8 करोड़, 8 करोड़ में बेच रहे थे। आप सामने वाले को बोल दो ना भाई 7 करोड़ दे दे, सामने वाले को बोल दो 7 करोड़ दे दे, 1 करोड़ रुपया कैश में दे दे। पैसा तो आपको उतने का उतना ही मिल गया। और अब फायदा क्या हो गया? तुम्हारा एफईओसी हो जाएगा 7 करोड़, कॉस्ट हो जाएगी 6 करोड़, गेन हो जाएगा 1 करोड़। जहां पे तुम्हारा गेन कितना था? लाउडर
वो हो गया एक। तो अब गवर्नमेंट को भी ये चीज पता चली कि लोग ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे क्या किया गया, एफईओसी के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया एफईओसी के अंदर, कि योर एफईओसी विल बी आइदर फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2, विच एवर इज हायर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड 2। पहले फेयर मार्केट वैल्यू 2 इज लमसम कंसिडरेशन रिसीव, दैट इज योर फेयर मार्केट वैल्यू 2। मतलब जितना आपको मिला ना पैसा, वो फेयर मार्केट वैल्यू 2 है। कंपेयर फेयर मार्केट वैल्यू 2 विद 1 विच एवर इज हायर। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1। ध्यान से सुनना सब लोग। ओए, फेयर मार्केट वैल्यू 1 इज अगेन असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या करना है, बोलो 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 वापस से, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। मतलब वापस से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नेट वर्थ। क्या कैलकुलेट करना है? सर आप क्या बोल रहे हो, अभी नेटवर्थ कैलकुलेट किया अपन ने, वापस नेटवर्थ करेंगे। अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे जो आपने नेटवर्थ कैलकुलेट किया ना, और यहां पे जो आप करोगे ना, वो डिफरेंस है। इधर जब तुम नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे ना इधर, तो ये तुम सारे के सारे लोगे एट करंट वैल्यूज। किस पे लोगे बोलो जरा। मतलब आपकी बैलेंस शीट में समझो, अभी लैंड आपने खरीदा था 2 करोड़ में, बट आज उसकी वैल्यू हो गई है 3 करोड़। तो जब तुम नेट वर्थ कैलकुलेट करोगे फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यू विल टेक 2 करोड़। लेकिन जब तुम एफवीओसी के लिए नेट वर्थ कैलकुलेट करोगे ना, तब तुम लोगे 3। समझो स्टॉक इन ट्रेड है आपके बुक्स में, और स्टॉक इन ट्रेड तुम्हारे बुक्स में दिख रहा है 4 करोड़ पे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ। और अगर इसको अभी तुम सेल करने जाओ तो उसकी वैल्यू है 6 करोड़। तो जब तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखोगे ना इधर, तो 4 करोड़ आएगा, और इधर जब कॉस्ट ऑफ, इधर जब नेटवर्थ निकालोगे तब 6। तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पे सब कुछ लेना है एट करंट वैल्यूज, और वहां पे सब कुछ लेना है एट बुक वैल्यू। आज तुमने एक बिल्डिंग खरीदी, समझो 50 लाख की बिल्डिंग थी, हर साल उसको डेप्रीशिएट करते गए, और आज उसकी WDV तुम्हारे बुक्स में 30 लाख। बट वही बिल्डिंग की आज मार्केट में वैल्यू समझो कि 5 करोड़। तो जब तुम नेटवर्थ इधर कैलकुलेट करोगे तो यू विल टेक WDV दैट इज 30 lakhs, बट जब ऊपर नेटवर्थ आएगा तब 5 करोड़। अरे सुना तुमने? अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि तुम्हें FMV1 और FMV2 क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसीलिए तुम्हें फोकस किस पे करना है, सिर्फ कॉस्ट पे। ये जो है ना FMV1 और FMV2, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, रूल नंबर 11 UAE कर। बोलो कौन सा है रूल नंबर? ये रूल तुम फाइनल CA में पढ़ोगे। ये रूल सिखाने के लिए कम से कम 1.5 आवर चाहिए, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 2। बट बेस्ट पार्ट एट इंटर CA इज कि ये रूल आपके सिलेबस में नहीं है। आपको इसीलिए बस इतना पता होना चाहिए कि इट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड 2 विच एवर इज हायर। व्हाट इज 1 एंड 2 मैंने आपको शॉर्ट में बाजू में लिख दिया है, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए क्या है 1 एंड क्या है 2, वो मैंने लिख दिया। होल्डिंग पीरियड बता दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दिया, और जो 2 तरीके थे कैसे चोरी कर सकते थे आप, एक कॉस्ट बढ़ा के चोरी कर सकते थे और एक FVOC कम करके। तो कॉस्ट बढ़ाने की जो चोरी थी उधर लोग क्या करते थे, असेट्स को रीवैल्यू करते थे। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, इग्नोर रीवैल्यूएशन, तो वो चोरी नहीं हो सकती। अब तुम FVOC को कम करके चोरी कर रहे थे, वो भी नहीं हो सकता। अब क्यों? क्योंकि अब तुम्हें FMV1 को कंपेयर करना है विथ FMV2 विच एवर इज हायर। सो जो 2 तरीके थे क्या करने के,
चोरी करने के कहने से वो चले गए आपके। एंड एक लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको टैक्स कितना लगेगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द टैक्स रेट। तो 22 जुलाई 24 तक अगर ट्रांसफर हुआ है या फिर 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफर हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आया, मतलब अगर स्लम सेल शॉर्ट टर्म है, मतलब जो यूनिट था वो 36 या 24 मंथ से कम था, तो फिर आपको इधर नॉर्मल रेट लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ 3 ही असेट्स पे स्पेशल रेट लगता है, बाकी सब पे नॉर्मल रेट। अरे नहीं समझा क्या? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहां पे ओल्ड रेट 20 हो जाएगा, 112 करके सेक्शन अदर असेट्स में चले जाएंगे हम लोग, और अब नया रेट हो जाएगा 12.5%। अरे बोलो समझा? लाउडर फ्रेंड्स। तुम्हें अब कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। FMV1, FMV2, होल्डिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ भी डाउट? चीजें क्लियर हो रही है? तुम्हें डाउट आते हैं? नहीं नहीं, गुड। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे। Dikasih lah. बोलो। वो जो FMV1 और FMV2 है ना, मैंने आपको लिखा है ना रूल नंबर 11 UAE, उसमें उसका पूरा मेथड दिया हुआ है। तो जब आप FMV2 पढ़ते हो ना कि सामने वाले ने अगर इक्विटी शेयर्स दिए है तो उसकी भी क्या वैल्यू लेनी रहती है ना, तो वो रूल नंबर 11 UAE में है। चलो डन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो।
सबको स्लम्स में कैलकुलेशन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन में वो लोग एक आध असेट ऐसा देंगे जिस पे आपने अभी तक डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया है, बस बराबर से देखना कि 1 साल का डेप्री क्लेम करना है कि 2 साल का करना है, एक आध रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कंफर्म आएगा ही। सो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही है उस पर। अब फ्रेंड्स, अब मैं कोई नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, कल अपन डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन्स चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशंस। बोलो क्या लिखा मैंने? अब इसमें अपने को पहले तो सेक्शन नंबर 54 पढ़ना है, 54 EC, 54 F, 54 B एंड 54 D। ये 5 सेक्शन है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस सब पे आया है, लेकिन 54, 54 EC एंड 54 F ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब तुम एक सेक्शन अगर समझ गए ना, कौन सा 54, तो बाकी के जो सेक्शंस हैं ना 54 EC या 54 F, वो सब सेम लाइंस पे है विथ सम चेंजेस। सो समझना अपने लिए एक ही सेक्शन है। मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं सेक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैं सिर्फ उतना बता देता हूं आपको। आपने है ना ये पूरे मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हुआ रहेगा कि एक असेट आपका ट्रांसफर हुआ रहेगा। तो अगर एक असेट आपका ट्रांसफर हुआ है तो उस पे आपको कैपिटल गेन्स आएगा। अब आपको कैपिटल गेन्स आया तो उस पे टैक्स लगेगा। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप कहीं ना कहीं दूसरा असेट परचेस करो। मतलब इट इज लाइक यू ट्रांसफर वन असेट, देयर इज कैपिटल ऑन ट्रांसफर ऑफ वन असेट। नाउ इफ यू वांट टू सेव टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन्स, यू इन्वेस्ट इन अनदर असेट। तो इसीलिए नाम देखो ना क्या दिया है कि जैसे ही तुम इन्वेस्ट करोगे इन अनदर असेट, जो भी आपको ओल्ड असेट बेचने पे गेन आया होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। सो इट इज इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशन। मतलब हम आपको कुछ ना कुछ चीजें एग्जम्प्ट करेंगे, बट कब करेंगे? जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। सो इट इज इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशन। जैसे ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, यू कैन क्लेम एग्जम्पशन। आया समझ में? सो ये अपने को यहां पे पढ़ना है। 54 एक सेक्शन है जिसमें टाइम जाएगा अपना थोड़ा सा, बाकी 54 EC 54 F बहुत इजी है, मतलब फटाफट हो जाएंगे सेम लाइंस पे। तो अपन 54 आराम से कल समझेंगे और ये पांचों सेक्शंस कल के दिन कंप्लीट करेंगे। तो कल आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का टारगेट है अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन। ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके नेक्स्ट वीक में। अगर लेक्चर्स रोज हुए तो ये सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और उसके नेक्स्ट वीक में अपना सिलेबस हो जाना चाहिए अगर लेक्चर्स रोज रहे तो। सो अभी आपके चैप्टर्स सब छोटे छोटे बचे हैं। कल आपका लेक्चर 9 to 12:30 व्यास सर का लेक्चर है और 1 o'clock से मेरा लेक्चर है। अपना ये टारगेट है कल ये कंप्लीट करना। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।